Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम सेमेस्टर 2 में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 सब्जेक्ट शुरू किया है और उसमें भी यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट किया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑलरेडी 2 लेक्चर में आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो यही वाले यूनिट में टोटल 4 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका हमने थ्योरी कंटेंट ऑलरेडी देखा हुआ है। तो आज से हम उसके प्रैक्टिकल ये वाले लेक्चर में हम देख लेंगे। अब तक 2014 से लेके 19 तक टोटल 9 to 10 कैलकुलेटिव पार्ट सम्स है, वो सारे हम यहाँ पे आज के लेक्चर में कवर कर देंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट सफर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑडिटिंग 1, उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल यानी कि सम्स। चलिए तो ये ऑलरेडी आपकी मटेरियल कॉपी में सारे सम्स दिए हुए हैं और ध्यान रखना थ्योरी ऑप्शन में सम्स वो लोग पूछते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि थ्योरी के ऑप्शन में ही निकल जाए, पर कभी बार एक सम एक थ्योरी ऐसा अगर वो लोग सेट कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, कम से कम एक सम तो आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, सबसे पहले उसी के क्वेश्चंस ले लेते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हर साल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का सम होता ही है। चलिए सम नंबर 1 जिसकी क्वेश्चन 2015 में आया था, ये हाउ विल यू वैल्यू इन्वेंटरी पर केजी ऑफ फिनिशिंग गुड्स विथ रेफर्स टू द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कंसिस्ट ऑफ करके लिखा हुआ है। फिर आपको मटेरियल कॉस्ट पर केजी 150 दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर 50 पर केजी दिया हुआ है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपको 20 पर केजी दिया हुआ है। पैराग्राफ में आपको बोला है फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर ईयर ऑन नॉर्मल कैपेसिटीज 1 लाख केजी। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख केजी है और 10 लाख फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस है। 5000 केजी फिनिशिंग गुड्स इन द स्टॉक एंड ऑफ द ईयर, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक तो ऑलरेडी दिया हुआ है फिनिशिंग स्टॉक, पर उसकी वैल्यू कितनी होगी आपको वो फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो चलिए आंसर की शुरुआत कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ फिनिशिंग गुड्स के लिए सबसे पहले हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा यूज़ करना है, तो क्या हमें पता होना चाहिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। पहले तो फैक्ट्री जो फिक्स प्रोडक्ट ओवरहेड रेट है उसका हम फार्मूला की मदद से उसका रेट फाइंड आउट कर लेंगे। फार्मूला क्या है, आप ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन में ये फार्मूला पढ़ चुके हो। फैक्ट्री का फिक्स ओवरहेड रेट ढूंढना है तो बजटेड फिक्स कॉस्ट को बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करो। तो इसमें हमें फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है 10 लाख, उसको मैं 1 लाख केजी, वो भी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया हुआ है, उसके डिवाइड करूँ तो मुझे फिक्स ओवरहेड रेट कितना मिलेगा 10 पर केजी। चलिए अब ढूंढ लेते हैं टोटल कॉस्ट। पहले मुझे टोटल कॉस्ट पता होनी चाहिए पर केजी, फिर मैं उसको फिनिशिंग गुड्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो टोटल कॉस्ट पर केजी ऑफ फिनिशिंग गुड्स ढूंढने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल का 150 ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें लेबर का दिया हुआ है 50 पर केजी, वो भी ऐड कर दो। फिर उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी दिया हुआ है पर केजी 20 पर केजी, वो भी ऐड कर दो। अब तक ये कुल 3 वेरिएबल मिला के 220 हो रहा है। उसमें वो जो हमने अभी फैक्ट्री का ढूंढा ना पर केजी रेट, वो भी ऐड कर दो, यानी कि फैक्ट्री फिक्स ओवरहेड रेट 10 पर केजी उसमें ऐड कर दो। तो टोटल कॉस्ट पर केजी 230 मिला। अब हमें सब में ऑलरेडी बता दिया है कि फिनिशिंग स्टॉक 5000 यूनिट का है, तो मुझे अब वैल्यू ऑफ फिनिशिंग गुड्स मिल जाएगा नंबर ऑफ यूनिट ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिशिंग गुड्स, यानी अभी जो हमने कॉस्ट फाइंड आउट की ना उससे मल्टीप्लाई करना है। कितने फिनिशिंग स्टॉक के यूनिट थे? 5000 यूनिट थे, मल्टीप्लाई बाय 230 करो तो हमारा फाइनल आंसर दैट इज 11,50,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ फिनिशिंग स्टॉक, यानी कि वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब यहाँ पे फिनिशिंग स्टॉक के बारे में बोला था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। चलिए दूसरा सम भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का ही है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड सम में की ओर ध्यान देना, शुरू होते ही ये सम खत्म हो जाएगा, इसमें कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो क्वेश्चन ये बताया गया है, अ कंपनी डील्स इन 3 आइटम ए बी सी विच आर नाइदर द सिमिलर नॉर इन इंटरचेंजेबल
एट द टाइम्स ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर ईयर एंडिंग 2012-13। पर 12-13 की एक कंपनी की 3 चीज़ों की आपको वैल्यू दी गई है, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइज वैल्यू ऑफ दिस 3 आइटम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक्स आर डिटरमाइंडेड एज फॉलोज। देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ के देना है। गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में ऐसा सिंपल उन्होंने पूछा था 7 मार्क्स के लिए। आपको ऑलरेडी 3 आइटम है, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजर वैल्यू आपको दिया हुआ है। कौन कौन सी वो 3 आइटम है, तो वह ए है आइटम जिसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट 4 लाख, नेट रियलाइज वैल्यू 2,80,000। फिर आपको बी आइटम दिया है उसकी 320 एंड नेट रियलाइज वैल्यू 320। सी जो प्रोडक्ट है उसकी हिस्टोरिकल 160 एंड नेट रियलाइज वैल्यू 240। उसके ऊपर से आपको कैलकुलेशन क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब देखो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था ना, तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वर्ड किया जाता था, पर मैंने आपके लिए सारे सम को मॉडिफाइड किया है। मैंने वर्ड यूज किया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, मतलब नए रूल के मुताबिक आपको आंसर ढूंढना है। चले तो आंसर के लिए आपको एक सेंटेंस याद होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के लिए याद करो हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस इज टेकन। देखो ये सेंटेंस हमें वही बता रहा है, as per accounting standard 2 the valuation of inventory of the historical cost and net realizable value whichever is less is taken। चलो लेस वैल्यू टेकन करो और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो तो लेस वैल्यू लेने के लिए हियर द लेस वैल्यू ऑफ आइटम ए 2,80,000, नेट रियलाइजर वैल्यू पहले में लेस थी तो मैंने वो टेकन किया। हिस्टोरिकल एंड नेट रियलाइज में से जो कम है, बी में तो सभी में एक जैसा ही था तो 320 लिया। सी में 160 है विच इज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो वो कम वैल्यू लिया। तो जो कम थी लेस वैल्यू हमने टेक ओवर किया। टोटल करोगे तो टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आंसर 7,60,000। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवन एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन रख सकते हैं। चलिए तो 2 सम अच्छे करने के बाद अब तीसरा वो भी इंपॉर्टेंट सम लेने जा रहे हैं, सम नंबर 3। अगेन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। द क्लोजिंग इन्वेंटरी एट कॉस्ट ऑफ द कंपनी अमाउंटेड ₹5 लाख। आपको इन्वेंटरी की कॉस्ट ऑलरेडी 5 लाख दिया हुआ है। फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडिंग एट द कॉस्ट इन द टोटल। गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का है। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, उसमें नीचे के 2 घपले हैं। नंबर 1 मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक है। नंबर 1 5,000 यूनिट विच इज हैड 100 रुपीज ईच, normally sold at 180, owning a default in manufacturing, they were sold after the balance sheet date at ₹50 of their normal selling price. The selling expenses amounted to ₹10 per unit। यानी एक पहला प्रॉब्लम ये है कि 5 लाख तो ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस है ही, पर उसमें पहला ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। एक और उसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें ये बताया गया है कि 1,000 यूनिट्स विच इज हेड अ कॉस्ट ऑफ ₹120 ईच एज दे वर डिफेक्टिव द रेमिडियल वर्क। रेमिडियल मतलब रिपेयरिंग का खर्चा। In April, cost of ₹30 per unit and selling expenses for the batch is total 500. There were sold for ₹160 each after the balance sheet date। यानी कि आपको ये दोनों प्रॉब्लम दिए गए, फिर उसके बाद आंसर क्या मांगा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आफ्टर कंसिडरिंग दीज अबाउ 2 आइटम्स। ऊपर दी गई आपको जो 2 आइटम्स है उसको कंसिडर करोगे तो आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आंसर नंबर 3 में जाएंगे हम। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी जो हमें 5 लाख है वो याद रखना है। उसमें पहला जो प्रॉब्लम है ना उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, यानी 500 यूनिट थे, उसके 100 रुपये उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 रुपये कॉस्ट 50,000 कॉस्ट प्राइस आ रही है। उसको कंपेयर करो नेट रियलाइज वैल्यू के साथ। 500 इंटू 90, अब 90 कैसे आया, तो सेलिंग प्राइस 180 है जिसमें कोई बाय डिफॉल्ट है तो 50% ही उसके लेना है, ऐसा फर्स्ट में हमें बताया गया है। तो 90 रुपीज़ जो 500 नेट रियलाइजन वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई किया है, कैसे आए, सेलिंग प्राइस 180 के 50%, यानी टोटल आप 500 मल्टीप्लाई बाय 90 करोगे तो 45,000 आंसर मिलेगा। फिर उसमें से अगर आपके पास कोई आपने खर्चा वर्चा वगैरह किया है तो उसमें से नेट रियलाइज वैल्यू में से माइनस करना चाहिए। तो वहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस हमने किया है तो अगेन 500 इंटू 10 करोगे, सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000 माइनस करना है तो टोटल आपका 40,000 नेट रियलाइज वैल्यू आएगा। अब रूल क्या है,
कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइज वैल्यू विच एवर इज लेस इज टेकन। बोलो 50,000 या 40,000 कौन सा लेस है, तो 40,000 लेस है तो वो हम टेकन करेंगे। चलिए तो अब हम सबसे पहले वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी लेने जा रहे हैं जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज 5 लाख। फिर उसमें से पहला जो प्रॉब्लम था, पहली आइटम, दैट मीन्स डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। देखो कैसे डिक्रीज करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस 50,000 थी, नेट रियलाइज वैल्यू 40,000 थी, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम निकालें तो 10,000 हमने वहाँ पे कम लिखा है, मतलब ज़्यादा लिखा है, सॉरी। तो 50,000 ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस दे रहे हैं, एक्चुअली नेट रियलाइज वैल्यू 40 लेना चाहिए तो 10,000 जो ज़्यादा लिखा है, तो अब क्या करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे तो डिक्रीज इन इन्वेंटरी मिल जाएगा। फिर सेकेंड जो हमारा प्रॉब्लम था, सेकेंड आइटम, उसमें रिपेयरिंग का खर्चे की बात किया था। तो जो 100 यूनिट्स है उसके ऊपर डायरेक्टली 30 रुपीज़ के हिसाब से रिपेयरिंग चार्जेस ले लो, तो वहाँ पे आंसर आएगा 3000। बाकी जो अंदर दिया हुआ है प्रॉब्लम वो बैलेंस शीट डेट के बाद का है, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। सेकंड जो आइटम थी उसमें सिर्फ प्रोविजन ऑफ रिपेयरिंग कॉस्ट करेंगे, 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 30, तो आंसर आएगा 3000 रुपीज़। इस तरीके से डिक्रीज इन इन्वेंटरी कॉस्ट हम लेंगे और रिपेयरिंग का कॉस्ट अगर माइनस करेंगे तो दोनों आइटम की इफेक्ट के बाद नया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का आंसर आएगा 4,87,000। चलिए तो इस तरीके से हमारे 3 अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादातर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के है, तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 थोड़ा सा डेंजरस है, टेक्निकल, पर आपके पास क्या ऑप्शन है, आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, जितनी बार रिपीट करना उतनी बार रिपीट कर सकते हो। मेरा ये मानना है आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो पहले नोटबुक में लिख दो, फिर उसके बाद वीडियो लेक्चर अगेन देख के जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के उसको अंडरस्टैंड करो। तो पहले लिख लेना है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ज्योति फार्मा लिमिटेड ऑर्डर 80,000 kgs ऑफ सर्टेन मटेरियल ऑफ 160 per kg. The purchase price include excise duty 10 per kg as repeated, which is fully CWIT credit administrable fine incurred amount rupees 7,800,000. Normal transaction loss is 2%. The companies actually received 77,500 kgs and consume 86,000 kgs of material. Compute cost of inventories under इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड एडनॉर्मल अमाउंट ऑफ एडनॉर्मल लॉस। गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा था। अब देखो यहाँ पे सीवेट की जगह अब जीएसटी आ चुका है, तो अगर आप परचेस के वक्त अगर कोई टैक्स दे रहे हो तो टैक्स उसमें प्लस हो जाता है उसकी प्राइस में, अगर सेल के वक्त कोई खर्चा करते हो तो वो माइनस हो जाता है। ये चीज़ आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी करना है एज वेल एज एडनॉर्मल लॉस का भी आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए तो इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आंसर में हम फाइंड आउट करेंगे फाइंड आउट पर केजी कॉस्ट। अब पर केजी के लिए आपको डेटा दिया गया है, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज जिसमें 80,000 kg है और प्राइस हमारे पास 160 आया है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 128 लाख। उसमें फाइट एक्सपेंसेस जो हमने किया हुआ है वो प्लस करेंगे 7,800,000 एंड जो हमने टैक्स भरा है सी वेट जिसको बोलते हैं, अब उसकी जगह पे जीएसटी आ जाएगा। 80,000 इंटू 10 8 लाख, तो टोटल कॉस्ट हमें मिलेगी 127,800 और उसको पर केजी 78,400 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पर केजी कॉस्ट मिल जाएगा। अब सिर्फ क्वेश्चन ये है कि केजी 78,400 कहाँ से आया, टोटल केजी, तो परचेज हमने 80,000 केजी के हिसाब से टोटल कॉस्ट लिया है। अब ये 78,400 का तो हम काउंटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपका ध्यान होना चाहिए। तो टोटल यूनिट इन केजी 80,000 थे, उसमें से नॉर्मल लॉस 2% माइनस करो तो टोटल केजी आपको 78,400 मिल जाएगा। तो नॉर्मल कॉस्ट 2% उसका माइनस किया हुआ है। चलिए फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी के लिए एक फॉर्मूला है, जितना रिसीव्ड हुआ था उसमें से कंज्यूम्ड माइनस करो। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी रिसीव्ड 77,500 दिया है, कंज्यूम्ड भी दिया हुआ है 68,000, दोनों का डिफरेंस निकाला तो 9,500 केजी मिला हमें, वो हमारी इन्वेंटरी है केजी में। अब उसको 162 के साथ मल्टीप्लाई करो जो हमने ऊपर अभी कॉस्ट ढूंढा हुआ है पर केजी, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का आंसर मिल गया 15,39,000। एक और आंसर जो उन्होंने मांगा है एडनॉर्मल लॉस, तो वो कैसे काउंट करेंगे, तो टोटल जो यूनिट है आपके उसमें से एक्चुअल रिसीव्ड यूनिट माइनस करो। टोटल यूनिट कितने हैं आपके केजी में 78,400 केजी, उसमें से रिसीव्ड 77,500 माइनस करो तो एडनॉर्मल लॉस है टोटल 900 केजी। अब उसको भी पर केजी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो तो एडनॉर्मल लॉस कितना आएगा 1,45,800 नॉर्मल लॉस आ जाएगा।
चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का एक लास्ट सम देख लेते हैं। सम नंबर 5, ए कंपनी हैज अ परचेज 1 lakh kgs ऑफ रॉ मटेरियल एट अ प्राइस ऑफ 100 पर kg। वहाँ पे 100 पर kg आपको प्राइस दिया हुआ है। एंड इंट्रोड्यूस इट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड गेट 85,000 kg। 1 लाख अगर उन्होंने प्रोडक्शन में डाले तो सिर्फ 85,000 kg आउटपुट निकला। एज एन आउटपुट नॉर्मल वेस्टेज इज 10%। इन द प्रोसेस ऑफ कंपनी इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। भाई कंपनी ने कुछ एक्सपेंसेस किए जो नीचे आपको टेबल में दिए गए। ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 में यानी कि लास्ट ईयर इन्होंने ये सम पूछा था। चलो तो फिर उसमें आपको जो एक्सपेंसेस के डिटेल है उसमें डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 10 लाख। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड जो कि है 1 लाख। एंड देन उसके बाद आपको फिक्स्ड ओवरहेड भी दिया हुआ है जिसमें 1 लाख है, पर कुछ इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 40,625। अब देखो एक्सपेंसेस हो, अगर उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह की इनकम अगर प्लस की गई हो तो उसको माइनस कर देना चाहिए ना, इंटरेस्ट के भी ना लेना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ फैक्टर ही का लेना चाहिए, ये इंटरेस्ट हम उसमें से माइनस कर देंगे तो वो हमारा पार्ट ऑफ आंसर होगा, ध्यान रखना। चलो फिर उसके बाद हमें एक और भी इंफॉर्मेशन है पैराग्राफ में। ऑफ द अबाउ 75,000 kg वे सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। भाई जो हमने प्रोडक्शन किया उसमें से 75,000 kg सोल्ड कर दिया was the sold during the year and remaining 10,000 is a closing inventory। closing inventory का आंसर ऑलरेडी दे दिया है 10,000 kg, पर प्राइस कौन सी लोगे वो क्वेश्चन मार्क है। ड्यू टू द फॉल्स इन मार्केट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिशिंग गुड्स द क्लोजिंग स्टॉक वेर एस्टिमेटेड इज टू बी 105। आपको एक सेलिंग प्राइस 105 दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। आपको सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 करना है। चलो आंसर फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट पर केजी कॉस्ट, जैसा हमने पिछले वाले सब में किया था। तो रॉ मटेरियल सबसे पहले 1 लाख kg है, उसको 100 रुपीज़ उसकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 100 लैक्स आएगा। उसमें डायरेक्ट लेबर 10 लाख उसमें जोड़ दो। फिर वेरिएबल ओवरहेड भी 1 लाख उसमें ऐड कर दो। फिक्स ओवरहेड जो 1 लाख है उसमें से वो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा 40,625, तो वो ऐड किया 59,375। तो टोटल कॉस्ट हमें मिली 111,59,375। उसको केजी जो 90,000 से डिवाइड करना है तो पर केजी कॉस्ट हमें यहाँ पे मिलेगा 124। अब आपके दिमाग में अगेन क्वेश्चन अराइज होगा कि वो 90,000 केजी कहाँ से आए। तो नॉर्मल हमें माइनस करना है ना, वो नॉर्मल लॉस। तो देखो टोटल हमने 1 लाख इंट्रोड्यूस किए थे केजी, उसमें से नॉर्मल लॉस यहाँ पे 10% है तो 10% माइनस करो तो टोटल केजी 90 आ जाएगा। अगर ऊपर आंसर 124 नहीं आ रहा है, कुछ पॉइंट में आ रहा है 123.99, तो उसको राउंड ऑफ करोगे तो 124 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्लोजिंग स्टॉक के इन्वेंटरी के लिए सीधा आंसर हमारे पास वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी आउटपुट माइनस सोल्ड। आउटपुट हमारे पास 85,000 था, उसमें से 75,000 माइनस किए तो 10,000 kg हमें इन्वेंटरी है। उसको कॉस्ट प्राइस हमारे पास 124 आई, पर नेट रियलाइज वैल्यू आपको सब में दिया है 105। तो 124 नहीं लेंगे, 105 विच एवर इज लेस के हिसाब से लेंगे। तो 10,000 kg को 105 से मल्टीप्लाई किया तो 10,50,000 इन्वेंटरी की कॉस्ट आ गई। चलो प्रीवियस सम में जैसे हमें एड नॉर्मल लॉस पूछा था ना, ये वाले सम में भी अगर मुझे एड नॉर्मल लॉस पूछा हो, भले उन्होंने नहीं पूछा पर फिर भी अगर एड नॉर्मल लॉस पूछा हो तो कैसे ढूंढेंगे। तो रॉ मटेरियल लिए 1 लाख kg, उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस किए 10,090 मिला। आउटपुट 80,000 माइनस किए तो एड नॉर्मल लॉस 5,000 kg आ रहा है। उसको अपनी 125 कॉस्ट पर केजी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एड नॉर्मल लॉस का आंसर आएगा 6,20,000। चलो 5 सम लगातार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के करने के बाद अब हम एक सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस वाइज एग्जाम्पल नंबर 6 देखने जा रहे हैं, जो कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, सिर्फ एक साल उसका सम पूछा था, ये बार बार रिपीटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी आपके लिए मोस्ट आईएमपी, ठीक है। चलो तो सम नंबर 6, एक्स लिमिटेड हैज सोल्ड द गुड्स थ्रू डीलर। एक्स लिमिटेड अपने गुड्स डीलर थ्रू बेच रही है। वन ऑफ द कंडीशन एट द टाइम ऑफ सेल पेमेंट ऑफ कंसिडर
consideration in 14 days, the event is delay, interest chargeable is 15% per annum। भाई जो कंडीशन है सेल की, उसमें अगर 14 डेज अगर पेमेंट नहीं मिला तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज लगाया जाएगा 15% पर एनम के हिसाब से। इफ़ द कंपनीज हैड नॉट रियलाइज इंटरेस्ट इन द डीलर इन पास्ट, भाई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है कि इंटरेस्ट भी डीलर ने नहीं दिया था, वो लेट पेमेंट कर रहे हैं फिर भी पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। However, the year ended on 31st 2013, it want to recognize an interest due to the balance due from dealer. The amount is uncertain at 10 lakh। कुछ अनसर्टेन अमाउंट भी है पास्ट की 10 लाख जो डीलर ने नहीं दिया था। डिसाइड वेदर द इनकम वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डीलर इज एलिजिबल फॉर रिकॉग्नाइजेशन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2018। तो 18 के मुताबिक क्या ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कहा जाएगा? तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के मुताबिक ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? उसमें कुछ घपला है। क्या क्या हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लमेटिक लगा? तो सेंटेंस देखो, द इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डीलर इज नॉट एलिजिबल फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। डीलर के पास से मिलने वाले पैसे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। रीज़न क्या होगा? तो रीज़न अब मैं आपको समझा रहा हूँ। बिकॉज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? Revenue recognition should be postponed and the search in case revenue should be recognized only whether the uncertainty is removed। अगर कोई uncertainty नहीं है तो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कहा जाएगा। अब ये डीलर के पास है 10 लाख अमाउंट, तो अनसर्टेन है, मतलब उसमें सर्टेनिटी नहीं है, मतलब पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे हमें पता नहीं है, तो इसको हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नहीं कह सकते। चलो इसके और भी रीज़न अगर हमें देने हो तो रीज़न हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। एंड बिकॉज इन सम देयर इज गिवन, क्या क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले तो उन्होंने ये भी दिया हुआ था कंडीशन टू पेमेंट आफ्टर 14 डेज ऑफ सोल्ड, यानी कि 14 डेज के बाद पेमेंट मिलेगा, जो कि डिसाइड नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। सेकंड, द पास्ट इंटरेस्ट इज नॉट रियलाइज, पहले भी ऐसा इंटरेस्ट रियलाइज नहीं हुआ था। थर्ड, अनसर्टेन अमाउंट इज 10 लाख इज गिवन, तो 10 लाख अनसर्टेन क्लियर वर्ड के साथ अमाउंट दिया हुआ है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के मुताबिक वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन नहीं कैलकुलेट किया। चलो अब सम नंबर 7 एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे जा रहा है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन तो कम पूछते थे, अब सम नंबर 7 हमारा तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। चलो 7 नंबर पे ध्यान। एम लिमिटेड हैज एक्वायर फिक्स असेट ऑफ ₹1 लाख on which it is received a grant of ₹10 lakh, what will be the cost of fixed asset as per accounting standard 20? How it will be disclosed in the financial statement? गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का ये सम था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का है। तो अब हम ये असेट जो हमने एक्वायर किया है उसके 10 लाख दिया भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हियर द ग्रांट रिसीव्ड मॉनेटरी कैश में हमें यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो पैसे कैश में मिले 100 लैक्स मिले और टोटल ग्रांट कितनी मिली उस पर 10 लाख की। तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज की पास करेंगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ ग्रांट हमें जो 10 लाख मिले पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट 10 लाख। तो सबसे पहले एंट्री जब हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड होती है तो ये एंट्री करना है। चलो तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 रिसीव ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, उसके लिए जनरल एंट्री सिर्फ पास करनी होती है। तो पहले जब रिसीव्ड हुई तब किया था। दूसरा ट्रांसफर टू ग्रांट ऑन टू द पीएनएल, यानी कि ये जो हमें ग्रांट रिसीव्ड हुई है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री सिंपल है, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। चलो ये थ्योरी में हमने ये भी देखा था कि इसको हम कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के मुताबिक इस पर चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स असेट परचेस करने के लिए हमें ये गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया ना। तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट, यानी कि फिक्स असेट जो हमने परचेस किया है तो हमारे लिए 100 लाख नहीं आएगा, 90 लाख वैल्यू आएगा। रीज़न क्योंकि 10 लाख तो हमने गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 की वैल्यू आएगी। तो फिक्स असेट के लिए हमारे पास से पैसे सिर्फ कितने जाएंगे? 90,000, ठीक है। तो ये आपका पूरा जनरल एंट्री था जो मैंने आपको समझाया। रिफंड की यहाँ पे कोई बात नहीं थी। अगर हम रिफंड कर देते हैं तो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके उसकी एंट्री हो जाएगी और पीएनएल भी अकाउंट भी डेबिट होगा।
चलो फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 पे जाएंगे, जो कि एक और अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमें बता रहा है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोबेबली 2 साल सम पूछे थे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बोरोइंग कॉस्ट, उसमें तो लगातार 3 साल तक उन्होंने पूछे है। तो एग्जाम्पल नंबर 8, an industry borrowed 40 lakh for the purchase of machinery on 1/6/2013. Interest on loan is 9% per annum. The machinery was put in use on 1/1/2014. Pass necessary journal entry for year ended on 31/3/2014. Record borrowing cost on loan as per accounting standard 23. That means आप borrowing cost के बारे में है। अब ये accounting standard बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 40 लाख पैसे बोरो किए हैं, उसके ऊपर पर एनम इंटरेस्ट है 9%। तो हमें कोई भी कॉस्ट ऐसे ही नहीं मिले, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से इंटरेस्ट गिनेंगे और पूरी जनरल एंट्री पास ऑन करेंगे। तो चलिए लेट्स सी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 मोस्ट आईएमपी। चले तो बारी बारी जनरल एंट्री सिर्फ पास करनी है। सबसे पहली जनरल एंट्री, ऑन 1/6/2013 बोरोइंग लोन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, यानी कि मशीनरी लेने के लिए हमने लोन बोरो किया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, यानी कि हमें बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है, हमारे पास पैसे आए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसे आए ना, और लोन लिया है तो टू बैंक लोन अकाउंट करके एंट्री हो गई, ठीक है। सिंपल एंट्री, 40 लाख का हमने यहाँ पे लोन लिया है। सबसे सेकंड एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज्यूम दैट द इंटरेस्ट इज पेड, आप उसके ऊपर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा और पैसे जाएंगे टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे ढूंढोगे, तो ये जो 40 लाख है उसके ऊपर 9% पर एनम है, और ये मंथ 10 कैसे आए, तो ईयर खत्म होता है वहाँ तक हमें जाना है। 1/6 को जो ईयर यहाँ पे हमने लोन लिया है और 31/3 तक काउंट करो, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि 10 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट हमें पे करना है। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि 40,000 वैल्यू, 9% इंटरेस्ट और 10 महीने का है। चलिए थर्ड अमाउंट इज कैपिटलाइज। अब ये इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, CWIP अकाउंट डेबिट, जिसका फुल फॉर्म अभी मैं समझा रहा हूँ, 90,000, PNL अकाउंट डेबिट 2,10,000, टू इंटरेस्ट अकाउंट 3 लाख। अब इसको कैपिटलाइज सिर्फ हमें 90,000 इसमें से करना है। अब ये कैपिटलाइज वर्क इन प्रोग्रेस 90,000 कैसे आया, तो वो आपको पता है कि जो जितने महीने का है उतने महीने का ही हमें 3 महीने का है, तो इसमें से कैपिटलाइज इंटरेस्ट 90,000 वहाँ पे वर्क करेगा। और उसके लिए मैं आपको नोट्स में समझा रहा हूँ, अमाउंट इज कैलकुलेटेड फॉर अ कैपिटलाइज इंटरेस्ट। कैसे काउंट किया, तो 1/1/14 से लेके 31/3/2014 40,000 इंटू 9% इंटू 3 डिवाइड बाई 10। देखो 1/1/14 से लेके 31/3/2014 तक सिर्फ 3 महीने का हमें कैपिटलाइज करना है, तो मतलब ये 3 महीने का हमने 90,000 वैल्यू कैपिटलाइज इंटरेस्ट में लिया है। तो इस तरीके से जनरल एंट्री पास हुई और आपके पूरे 7 मार्क्स या फिर अभी जनरल ऑप्शन में 10 मार्क्स के भी ऐसे सम पूछ सकते हैं। चलिए फिर से एक बार बोरोइंग कॉस्ट का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 का अगेन एक और सम, एग्जाम्पल नंबर 9, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और दोनों के दोनों अब जो लास्ट सम आ रहा है वो बोरोइंग कॉस्ट के है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट सम कह सकते हो, पर अगर आपको 7 मार्क्स मिल रहे हो तो ऐसे सम आपको कैलकुलेट करने चाहिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9, Sodam Limited begins construction of new plant on 1/4/2016. Obtain a special loan of 20 lakhs to finance the construction of a plant. The rate of interest is 10% per annum. भाई उनका एक प्रोग्राम है, प्लान है कि 20 लाख रुपए उनको चाहिए, लोन चाहिए और इंटरेस्ट है 10%, क्योंकि उनको एक प्लान प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो एक प्लान कंस्ट्रक्ट करना है और उसके लिए एक्सपेंडिचर दैट वाज मेड ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज फॉलोज। और खर्चे कैसे करेंगे वो लोग, तो डेट है और प्लांट 1 का सबसे पहला खर्चा ऑन 1/4/2016 25 लाख का उनको करना है। फिर उसके बाद 1/8/2016 को उन्होंने और 60 लाख का खर्चा किया। फिर उसके बाद लास्ट में 1/1/17 को और 10 लाख का खर्चा किया। तो कुल मिला के आप कह सकते हो 95 लाख का उन्होंने खर्चा किया है वो प्रोजेक्ट के पीछे और 20 लाख का लोन लिया है। पैराग्राफ में और भी इंफॉर्मेशन, द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक लोन वो 69 लाख। भाई 20 लाख का तो स्पेसिफिक लोन लिया था, अब अगेन नॉन स्पेसिफिक लोन उन्होंने 69 लाख का लिया है। इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम के हिसाब से।
चलो तो यहाँ पे स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक उन्होंने लोन लिया है और फिर उसके बाद अगेन आपको फाइनल आंसर क्या मांगा है, तो अब ये पैराग्राफ में ध्यान दो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31/3/2017। पूरा कंस्ट्रक्शन वो प्लांट का ये तारीख को खत्म हो रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज एज पर द प्रोविजंस ऑफ the Indian Accounting Standard 23 of borrowing cost and the past journal entries for the capitalize of cost and the borrowing cost in respect of the plant। यानी कि आपको फाइनल 2-3 आंसर मांगे। सबसे पहले बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी वो ढूंढो, इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करना है वो फाइंड आउट करो, और जो ये आपने प्लान लिया है उसमें स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक दो लोन है, तो बोरोइंग कॉस्ट वगैरह इंटरेस्ट कैसे कैपिटलाइज होगा ये सब कुछ हमें काउंट करना है। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है 23। चलिए आंसर कैसे काउंट होगा, तो सबसे पहले फाइंड आउट टोटल एवरेज एक्यूमुलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो टोटल आपने एक्सपेंडिचर खर्चा किया है ना पर्टिकुलर प्लान के पीछे, पहले वो फाइंड आउट करो। तो उसके लिए सबसे पहले ऑन 1/4/2016 को, यानी कि 1/4/16 से लेके ईयर एंडेड 31/3/2017 पहले हमने 25 लाख रुपए खर्चे किए, बराबर। तो वो 1/4 से शुरू हो रहा है और 31/3 तक जाओगे तो वो पूरे 12 महीने का है, यानी कि ये 12 महीने का पूरा अगर साल का गिनो तो 12 महीने का 25 लाख, तो 12 महीने का हाउ मच के हिसाब से 25 लाख ही होता है। दूसरा हमने खर्चा किया है ऑन 1/8/2016 को, यानी 1/8 से लेके 31/3 तक कितने मंथ हुए, तो क्या 8 मंथ हुए, और खर्चा हमने 60 लाख का किया है। तो 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, तो मंथ के हिसाब से जाओ तो सिर्फ 40 लाख उसमें ऐड होंगे। और तीसरा खर्चा हमने 1/1/17 को किया था, तो 1/1/17 से लेके 31/3 यानी पूरे 3 महीने हमें दिख रहे हैं। तो 10 लाख का जो लास्ट में खर्चा किया था, तो 3 डिवाइड बाय 12 करोगे मंथ के हिसाब से, तो 2 यानी कि 2,50,000 आंसर आएगा। तो टोटल हमारा इस हिसाब से एवरेज एक्यूमुलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल 65,50,000 आंसर आ रहा है। चलो टोटल एक्यूमुलेटेड हमें एक्सपेंडिचर मिलने के बाद अब हमें इंटरेस्ट का काउंटिंग करना है। तो टोटल इंटरेस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 ऑन एवरेज एक्यूमुलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने अभी फाइंड आउट किया था 67,50,000। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग है एज वेल एज स्पेसिफिक बोरोइंग भी है। तो नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग स्पेसिफिक बोरोइंग तो क्लियर था फर्स्ट पैराग्राफ में 2 लाख 20 लाख थी, उसके ऊपर 10% के हिसाब से गिनो तो 2 लाख इंटरेस्ट आ रहा है। पर जो नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग है वो 47,50,000, उसका 12% निकालो तो 5,70,000 आंसर आ रहा है। तो ये जो 5,70,000 है वो कैसे आया, तो उसके लिए नोट नंबर 1 नीचे प्रिपेयर करेंगे। तो कुल मिला के स्पेसिफिक बोरोइंग के ऊपर जो 20 लाख थे उसके 10% के हिसाब से 2 लाख का इंटरेस्ट, एंड जो नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग है 47,50,000 उसके ऊपर 12% के हिसाब से, और वो पूरा काउंटिंग हम नोट नंबर 1 में करेंगे। तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट है 7,70,000 आएगा। चलिए नोट नंबर 1 नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग इंटरेस्ट की बात करेंगे। आगे जो हमने आंसर फाइंड आउट किया था 67,50,000, उसमें से स्पेसिफिक अगर आप माइनस करो तो नॉन स्पेसिफिक आएगा 47,50,000। तो इस तरीके से हमारा नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग का आंसर हो गया, ठीक है। और टोटल हमें इंटरेस्ट भी मिल गया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। अब टोटल बोरोइंग कॉस्ट की बात करें तो टोटल प्लांट की जो कॉस्ट है उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दो। प्लांट की कॉस्ट 95 लाख हमें ऑलरेडी टेबल में दिया हुआ था, तीनों का प्लस करेंगे तो 95 लाख प्लस ये जो इंटरेस्ट आया 7,70,000 ऐड करो तो आपका टोटल बोरोइंग कॉस्ट 102,70,000 आंसर आ जाएगा। अब इसके जनरल एंट्री क्या होगी, तो आपने प्लांट के लिए ये खर्चा किया है ना, तो असेट अकाउंट डेबिट यानी कि प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, खर्चा कितना किया, बोरोइंग कितना किया 102,70,000, तो इतने पैसे गए। प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पैसे जा रहा है और असेट अकाउंट डेबिट। चलिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 का एक और लास्ट सम जो 2018 में पूछा था वो भी काउंट कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 10, अ कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, टोटल बोरोइंग एंड इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2017। आपको नीचे टेबल में टोटल बोरोइंग एंड इंटरेस्ट दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले कहाँ से पैसे बोरो किए, फिर डेट ऑफ बोरोइंग दिया है, देन लोन कितने का लिया है, बोरोड कितने पैसे किए और उसका इंटरेस्ट कितना है। तो सबसे पहले 12% का बैंक लोन लिया है ऑन 1/4/2015 को 50 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट उस पर 6 लाख का है।
ऑलरेडी, और 10% फिर डिबेंचर हमने बोरो किए हैं ऑन 1/8/2016 को, 30 लाख की उसकी वैल्यू है एंड 2 लाख का इंटरेस्ट। एंड तीसरी बोरोइंग हमने किया है 15% टर्म लोन 1/10/2016 को 20 लाख का और लोन लिया है और इंटरेस्ट उस पर ऑलरेडी चार्ज किया हुआ है 1.5 लैक्स। तो बहुत सारी बड़ी वैल्यू का हमने यहाँ पे बोरोइंग किया है अलग अलग जगहों से। फिर हमने उस बोरोइंग का यूज़ किया है क्वालिफाइड एसेट में, क्वालिफाइड एसेट इन विच बोरोइंग फंड्स आर यूटिलाइज्ड। तो आगे हमने ये पूरा जब थियोरी देखा था तो बोरोइंग कॉस्ट हम क्वालिफाइड एसेट के लिए करते हैं, राइट, विच इज़ टेकिंग सम टाइम फॉर रेडी टू यूज़, तो उसको हम क्वालिफाइड एसेट बोलते हैं। और कैसे ये बोरोइंग का यूज़ किया है तो पर्टिकुलर असेट का वहाँ पे बात होगा और कितने कितने पैसे और कितने टाइम के लिए यूज़ किए वो होगा। सबसे पहले हमने क्वालिफाइड एसेट प्लान 1 के लिए 40 लाख यूज़ किए जिसके 8 मंथ का पीरियड था। ये पीरियड के हिसाब से उसमें काउंटिंग करेंगे, ठीक है। प्लान 2 है उसमें 30 लाख का खर्चा किया है 12 महीने के हिसाब से। प्लान 3 है उसमें 10 लाख का खर्चा किया है 6 महीने के हिसाब से। तो आपको आंसर क्या कैलकुलेट करना है, जैसा हमने आगे सम किया था ये उसके जैसा है पर उसमें भी थोड़ा डिटेल वर्क है। कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, यानी कि वेटेड एवरेज बोरोइंग ढूंढना है, यहाँ तो बहुत सारी जगह से पैसे बोरो किए हैं, और कैपिटलाइज इंटरेस्ट का आंसर हमें फाइंड आउट करना है। चलो तो सबसे पहले आंसर कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है। आंसर नंबर 10, सबसे पहले हम एवरेज बोरोइंग जो हमने 3 जगह से बोरो की है यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से हम उसमें एवरेज काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले 1/6/2015 को हमने 12% का बैंक लोन लिया है, तो 1/6/2015 से लेके 1/10 दूसरी बोरोइंग तक 50 लाख बोरो किए ना, तो टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ 6, 7, 8 और 9, 4 महीने का वहाँ पर बोरोइंग हुआ। तो 50 लाख इंटू 4 करोगे टोटल 200 लाख का बोरोइंग किया ऐसा कह सकते हो। उसके एवरेज हमें ढूंढनी है ना, इसीलिए। फिर 1/8/2016 10% डिबेंचर हमने बोरो किए 1/8/16 से लेके दूसरा बोरोइंग 1/10/2016 तक, यानी 80 लाख। वेटेड एवरेज क्यों आया, अब देखो यहाँ पे स्टार रेटिंग 80 लाख कैसे आया, 2 महीने 8 और 9, यानी कि 1/8 को हमने शुरू किया और 1/10 को खत्म हो रहा है, तो 2 महीने उस हिसाब से हुए। 80 लाख कैसे आए, तो आगे के 50 लाख और ये बोरोइंग 30 लाख, टोटल 80 लाख के हमें यहाँ पे 2 मंथ का हिसाब से देखना है, तो 160 लाख हो रहा है, ठीक है। अभी ये मंथली आ रहा है, फिर सॉरी अभी ये मंथ के हिसाब से आ रहा है, फिर इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ईयर का मिल जाएगा। फिर 1/10/2016 को हमने 15% टर्म लोन लिया है 1/10/16 से लेके ईयर एंडिंग 31/3/2017, यानी 6 महीने का होगा। अब 100 लाख कैसे आई वैल्यू, तो 50 लाख प्लस 30 लाख प्लस 20 लाख टोटल 100 लाख के हिसाब से, क्योंकि वेटेड एवरेज है, मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 600 लाख आएगा। अब ये तीनों का टोटल करोगे तो 960 लाख आएगा, डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको एवरेज बोरोइंग पूरे साल की 80 लाख मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले एवरेज बोरोइंग फाइंड आउट कर लेनी है। चलिए, एवरेज बोरोइंग का आंसर मिलने के बाद अब हम कैपिटलाइज इंटरेस्ट का आंसर फाइंड आउट करेंगे, और कैपिटलाइज रेट सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा इंटरेस्ट के लिए। तो रेट कैसे काउंटिंग होगा, 80 लाख पे 100% रेट, तो 9.5 लाख इंटरेस्ट पे हाउ मच। ये 9.5 लाख कैसे आया, तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है टोटल इंटरेस्ट। फर्स्ट में था 6 लाख, सेकंड में 2 लाख, फिर 1.5 लाख, तो ऐसे 9.5 टोटल इंटरेस्ट है। तो 80 पे रेट है इंटरेस्ट का 100%, तो 9.7 लाख इंटरेस्ट पे हाउ मच, तो कैपिटलाइज रेट का आंसर मिलेगा 9.5 लाख इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 80 लाख, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटलाइज मिलेगा 11.875%। अब हमारा जो फाइनल आंसर है, उन्होंने इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज मांगा है ना, वो किस हिसाब से काउंट होगा, तो आगे जो 3 प्लान की वैल्यू दिया था उस हिसाब से ऐसे काउंट होगा। प्लांट 1 के लिए 40 लाख दिए हुए थे, अब 8 मंथ उसमें अमाउंट दिए हुआ है, पीरियड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 8 डिवाइड बाई 12 करोगे मल्टीप्लाई बाई ये कैपिटलाइज रेट 11.875, ये 3 चीज़ों का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको फर्स्ट प्लांट की वैल्यू मिलेगी 3,16,687 कैपिटलाइज इंटरेस्ट। सेम काम हम प्लान नंबर 2 के लिए करेंगे, उसमें 30 लाख की वैल्यू थी, पूरे 12 महीने बोला है, तो 12/12 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 11.875, तो आपका कैपिटलाइज इंटरेस्ट का आंसर आएगा 3,57,250। चलिए, ऐसा ही काम हम प्लान नंबर 3 के लिए कर ले, तो उसमें 10 लाख की वैल्यू थी, पीरियड था 6 मंथ का, तो 6 डिवाइड बाई 12 अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 59,375। तो इस तरीके से हमारा टोटल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज का आंसर आएगा
7,32,292। तो ये जो मैंने पैटर्न आपको बताई है वो पैटर्न याद रखोगे आप, और कैपिटलाइज इंटरेस्ट इस तरीके से काउंटिंग किया जाता है। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये जो हमारे यूनिवर्सिटी के सारे सम थे, 10 के 10 सम मैंने यहाँ पे कंसिडर किए 2014 से लेके 19 के पेपर तक। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ें डाउट है, डिफिकल्ट है, तो वीडियो को रिवाइज करो, पहले उसको नोटबुक में लिखो और फिर उसको दोबारा वीडियो देख के समझ लो। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दोबारा करके दूंगा। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिट 1 जो टोटल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था विथ एन थ्योरी और आज के लेक्चर में प्रैक्टिकल के साथ यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक में सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.